नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? स्वस्थ हो, मस्त हो, जबरदस्त हो? और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, स्वास्थ्य चल जबरदस्त चल रही होगी, तैयारी भी आपकी। आ जाओ, फटाफट से जुड़ जाओ, स्टार्ट करते हैं। क्या चल रहा था? अपना पहला ही चैप्टर चल रहा था, भारतीय स्थिति एवं विस्तार। चैप्टर का नाम डालोगे भारतीय स्थिति एवं विस्तार। भारतीय स्थिति एवं विस्तार। भारतीय स्थिति एवं विस्तार। भारतीय स्थिति एवं विस्तार। इंडियन एक्सटेंशन। इंडियन एक्सटेंशन, सॉरी, इसको बोलेंगे इंडियन लोकेशन एंड एक्सटेंशन। इस तरीके से इंडियन लोकेशन एंड एक्सटेंशन। इंडियन लोकेशन एंड एक्सटेंशन। आ जाओगे, ये हमारा तीसरी क्लास है सर, इस पर भारतीय स्थिति एवं विस्तार पर। कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। कहाँ तक हमने पढ़ लिया था प्यारे साथी? पिछली क्लास में जो हमने पढ़ लिया था, हमने दो पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ लिया था। हमने चीन के बारे में और किसके बारे में पढ़ लिया था? पाकिस्तान के बारे में पढ़ लिया था। और आज हमारा तीसरा पड़ोसी देश है, और तीसरे पड़ोसी देश का नाम डालोगे आप। तो तीसरा पड़ोसी देश है, क्या पढ़ेंगे इसमें? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। प्यारे साथी, तीसरे पड़ोसी देश का नाम डालोगे आप अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तीसरे पड़ोसी देश का क्या नाम है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे कम बाउंड्री लगती है इसकी। मिनिमम बाउंड्री अगर शेयर करता है तो हमारे साथ में कौन शेयर करता है? अफगानिस्तान। मिनिमम बाउंड्री। अब बताओगे सर इसकी क्या लगती है? मिनिमम बाउंड्री। मिनिमम बाउंड्री, सबसे कम सीमा। सबसे कम सीमा। भारत के साथ में सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान। कितनी सीमा लगती है आप बताओगे सर? मात्र 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है अफगानिस्तान भारत के साथ में। बात समझ में आ गई? और क्या पढ़ने लायक है सर इसमें? और ये पढ़ने लायक है सर, 1947 से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा हुआ करती थी, जिसको बोलते थे आप डूरंड रेखा, डूरंड लाइन। गड़बड़ हो गया था, मैंने दोबारा बना लिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखो अफगानिस्तान और भारत के बीच में एक सीमा रेखा हुआ करती थी पहले, जिसको किस नाम से आप जानते थे? डूरंड रेखा के नाम से। ये जो सीमा रेखा है, ये आप देख रहे हो, किस नाम से जानोगे इसको? आप डूरंड रेखा के नाम से जानोगे। सॉरी, ये तो रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी लाइन है सर? ये रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ, ये कौन सी लाइन है सर? रेड क्लिफ लाइन है। इसके ऊपर में यहाँ से जो ये बाउंड्री देख रहे हो, ये किस किस के बीच में शेयर होती है? रेड क्लिफ लाइन के बीच में। यानी ये तो पार्ट किसका हो जाएगा सर? पाकिस्तान का। और इसके ऊपर जो देश हो जाएगा वो हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ये सीमा रेखा है, पहले जो ये सीमा रेखा थी, इसको क्या बोलते थे? रेड क्लिफ रेखा। मैं दोबारा से समझा देता हूँ, देखोगे इधर, देखो देखो, ये जो सीमा रेखा है सर, ये किस नाम से है? रेड क्लिफ के नाम से। माफ करना दोस्तों, ये किस नाम से है? रेड क्लिफ के नाम से। और ये जो सीमा रेखा है, इसको क्या बोलेंगे? डूरंड रेखा के नाम से बोलेंगे। डूरंड लाइन। इसको डूरंड लाइन के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे सर? डूरंड लाइन के नाम से। और इसको किस नाम से जानेंगे? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानेंगे। डूरंड लाइन के नाम से इसको जानेंगे। 1947 से पहले, 1947 से पहले, जब भारत अलग नहीं हुआ था, सॉरी, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तब भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा हुआ करती थी, जिसको बोलते थे आप डूरंड रेखा। क्या बोलते थे? डूरंड रेखा। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान अलग हो गया, तब ये रेखा किसके बीच बीच में चलेगी? तो आप बताओगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। देखिए, पॉइंट बना के लिखोगे, डूरंड लाइन। भारत
लिखोगे भारत व अफगानिस्तान के बीच में, भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले रेखा हुआ करती थी, पहले रेखा, पहले रेखा थी कौन सी रेखा थी आप बताओगे सर? डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा पहले किस किस के बीच में थी? भारत और अफगानिस्तान के बीच में, भारत एंड इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में पहले कौन सी लाइन थी आप बताओगे सर? डूरंड लाइन, डूरंड लाइन, डूरंड लाइन किस किस के बीच में थी? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में थी। लेकिन प्रेजेंट में अब क्या हुआ? यहाँ पर कौन है? आज पाकिस्तान है और ऊपर कौन है? अफगानिस्तान। तो डूरंड लाइन किस किस के बीच में आ जाएगी आप बताओगे सर? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में डूरंड लाइन किस किस के बीच में है? प्रेजेंट टाइम में डूरंड लाइन इंडिया एंड इंडिया नहीं, पाकिस्तान, इंडिया, फिर से इंडिया लिख रहा हूं मैं, किस किस के बीच में थी? वर्तमान में किस किस के बीच में है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में। किस किस के बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। केवल ये चीज पढ़ने लायक थी, अफगानिस्तान के साथ में पहला पॉइंट सबसे कम सीमा लगती है, मिनिमम सीमा लगती है मात्र 106 किलोमीटर। और भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले एक सीमा रेखा हुआ करती थी जिसको डूरंड रेखा के नाम से जानते थे। और वर्तमान में यह रेखा किसके बीच में है आप बताओगे सर? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। इतनी बात पढ़नी थी केवल आपको अफगानिस्तान में। आगे दूसरा देश पढ़ते हैं सर, ऐड कीजिएगा। दूसरे देश का नाम क्या लिखोगे आप? आप लिखोगे सर नेपाल। दूसरे देश का क्या नाम लिखोगे? नेपाल। नाम लिख दोगे सर नेपाल, नेपाल। देखो सर, दूसरे देश का क्या नाम लिख दिया? नेपाल। नेपाल के साथ में भारत के कितने राज्य बॉर्डर बनाते हैं? बॉर्डर, बॉर्डर यानी सीमा। भारत के कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ में बॉर्डर बनाते हैं? तो आप बताओगे सर 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 5 स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स हैं, 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे सर 5 राज्य जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं? सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश, और तीसरा राज्य क्या हो जाएगा? बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है ना? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये किसके साथ में सीमा बनाते हैं? आप बताओगे सर नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। 5 स्टेट, 5 स्टेट्स। नेपाल के बारे में और क्या पढ़ने वाली बात है बताओगे सर? नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है। कैसी कंट्री है? एक लैंड लॉक कंट्री है। ये पॉइंट इधर बनाते हैं। नेपाल कैसी कंट्री है सर? एक लैंड लॉक कंट्री है, एक लैंड लॉक कंट्री है। एक लैंड लॉक कंट्री है यानी स्थल रुद्ध देश है। कैसा देश है सर? स्थल रुद्ध देश, स्थल रुद्ध देश है। नेपाल एक स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश का मतलब होता है जिसकी बाउंड्री पर ना तो कोई झील हो, ना ही कोई महासागर हो, यानी उसकी जो बाउंड्री है वो पूरी तरीके से स्थल से घिरी हुई हो, ऐसे देश को हम क्या बोलेंगे? स्थल रुद्ध देश। दूसरा, हिमालयन रेंज में बसा हुआ है। नेपाल कहाँ पर बसा हुआ है? हिमालयन रीजन में बसा हुआ है, हिमालयन क्षेत्र में बसा हुआ है। तो आप इस रिश्ते से क्या बोल सकते हो सर? ये माउंटेनियस कंट्री है।
माउंटेनियस कंट्री है, पर्वतीय देश है। आप क्या बोलोगे सर? पर्वतीय देश है, पर्वतीय देश है। और क्या बोलोगे? नेपाल के साथ में 5 स्टेट लग गई, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है पढ़ने लायक। नेपाल के साथ में जो अगला पॉइंट बनने लायक है वो बताओगे सर? 1815-16 में नेपाल और भारत के बीच में, नेपाल और भारत के बीच में ये जो पार्ट आप देखते हो, ये नदी निकल के आती है और जिसको बोलते हो काली नदी। क्या बोलते हो? काली नदी, काली रिवर, काली रिवर, काली नदी। काली नदी निकलती है। काली नदी किसकी सहायक नदी है? घग्गर की, घाघरा की सहायक नदी है काली नदी। जो काली नदी निकलती है तो काली नदी को लेकर एक विवाद है, एक डिस्प्यूटेड एरिया है कुछ, जो पढ़ने लायक है नेपाल और भारत के बीच में। 1815 में 16 में 1815-16 में नेपाल और भारत के बीच में एक ट्रेटी हुई जिसको बोला जाता है सुगौली की ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ सुगौली, ट्रीटी ऑफ सुगौली, ट्रीटी ऑफ सुगौली, सुगौली की संधि। क्या बोला कह जाता है? सुगौली की संधि, इसको कहेंगे सुगौली की संधि। किस किस के बीच में होगी सुगौली की संधि? बोलोगे सर? भारत के बीच में, इंडिया के बीच में, और किस किस के बीच में होगी सर? ये इंडिया और नेपाल, इंडिया और नेपाल के बीच में होगी सुगौली की संधि। क्या विवाद है सर यहाँ पे? विवाद ये है कि सर जहां पर काली नदी निकली हुई है, तो जब इंडिया और नेपाल का बॉर्डर शेयर हो रहा था तो बात आई कि भाई हमारा बॉर्डर कहाँ पर है? इंडिया की तरफ से बात है कि जी हमारा बॉर्डर कहाँ तक है, तो बताया काली नदी तक। नेपाल की तरफ से बात है तो बोलो कि हमारा बॉर्डर कहाँ पर है, बता देंगे कि भाई काली नदी तक है। इसमें तो कोई डिस्प्यूटेड एरिया होने की बात ही नहीं। इसका जो ईस्ट पार्ट हो जाएगा आप बोलोगे सर नेपाल है, इसका वेस्ट पार्ट हो जाएगा आप बोलोगे सर इंडिया है। कोई झगड़े वाली बात नहीं है। लेकिन मैटर क्या बनता है? मैटर ये बनता है प्यारे साथी, जहां से काली नदी निकलती है ग्लेशियरों के नीचे से, ग्लेशियर पिघलते हैं तो काली नदी का निर्माण होता है। तो जहां से काली नदी निकलती है वो कई धाराओं के रूप में निकलती है, वहां एक धारा के रूप में नहीं निकलती है, वो कई धाराओं के रूप में। अब कंडीशन ये आती है कि नेपाल मानता है कि सर हम तो इसको काली नदी मानेंगे, भारत बोलता है कि जी हम इसको काली नदी मानेंगे। इंडिया कोशिश करेगा कि भाई काली नदी ये मान ली जाए तो इतना क्षेत्र मेरे अधिकार में आ जाएगा। नेपाल कोशिश क्या करेगा सर कि भाई अगर काली नदी इसको मान लिया जाए तो इतना क्षेत्र मेरे अधिकार में आ जाएगा। तो दोनों देश आपस में विवाद करेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र हमारे अधिकार में है। लेकिन इस विवाद के चलते कुछ यहाँ पर जो लोकल प्लेस हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये लोकल प्लेस किन दो देशों के बीच में विवाद का कारण, विवाद बने हुए हैं। कौन कौन से हो जाएंगे सर? लिम्पियाधुरा, लेपुलेख, काला पानी, ये विवादित स्थल है नेपाल और भारत के बीच में काली नदी को लेकर। इसमें क्या है आप बोलोगे? इस विवादित क्षेत्र में कौन कौन से स्थल हैं? लिम्पियाधुरा, लिम्पियाधुरा, लिम्पियाधुरा नंबर 1। नंबर 2 आप बोलोगे लेपुलेख, लेपुलेख, और नंबर 3 बोलोगे काला पानी, काला पानी। लिम्पियाधुरा, इंग्लिश में भी सेम ही नाम है लिम्पियाधुरा, लेपुलेख और काला पानी, ये तीनों विवादित स्थल हैं किस किस के बीच में? भारत और नेपाल के बीच में। ये चीज पढ़ने लायक है। और जो भी पॉइंट बन सकते हैं यहाँ से मैंने बता दिए नेपाल के बीच में। ठीक है, 5 स्टेट लगते हैं, 5 राज्य हैं भारत के जो सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ में। सबको समझ में आया? नोट डाउन करोगे एक बार फटाफट से। उसके बाद में हम नेक्स्ट कंट्री अपनी पढ़ते हैं भूटान। नेक्स्ट कंट्री पढ़ते हैं प्यारे साथी भूटान। हेडिंग डालोगे भूटान। नेक्स्ट कंट्री प्यारे साथी हमारी हो जाएगी भूटान। नेक्स्ट कंट्री भूटान। भूटान क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं? भूटान हमारा पड़ोसी देश है। कैसा देश है? पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश है, अच्छी बात है, लेकिन फिर वही बात, ये किस रेंज में पड़ता है? आप बताओगे हिमालयन रीजन में पड़ता है, हिमालयन क्षेत्र में पड़ता है, तो कैसा देश हो जाएगा? माउंटेनियस कंट्री हो जाएगी, पर्वतीय देश हो जाएगा।
माउंटेनियस कंट्री, पर्वतीय देश हो जाएगा, पर्वतीय देश, पर्वतीय देश। भूटान एक कैसा देश है भैया? पर्वतीय देश है। दूसरी बात, स्थल रुद्ध देश भी है, लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री, स्थल रुद्ध देश है, स्थल रुद्ध देश, यानी कोई भी जलीय सीमा वाला पार्ट इसकी सीमा पर नहीं है, स्थलीय रुद्ध देश है। भूटान के साथ में सर एक चीज है कि भाई भूटान को थंडरिंग कंट्री का देश भी कहा जाता है, ठीक है ना, थंडरिंग कंट्री, थंडरिंग कंट्री, इसको क्या कहा जाता है? थंडरिंग कंट्री कहा जाता है। तड़ित झंझा वाला देश भी कहा जाता है, तड़ित झंझा वाला देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर इसको? तड़ित झंझा वाला देश। ऐसा क्यों है? तड़ित झंझा वाला देश क्यों कहा जाता है? हिमालय क्षेत्र में फंसा हुआ है भूटान। हिमालयन क्षेत्र में कौन फंसा हुआ है? भूटान। मान के चलो वहां के जो जो पर्वत है उनके बीच में जो क्लाउड बनते हैं, जैसे हवा यहाँ से चली, हवाएं चली, हवाएं जब पर्वतों से टकराती हैं तो ऊपर उठती हैं, बादल बनते हैं। यहाँ बादल बन गए, क्या बने सर? क्लाउड बने, बादल बने। ये क्लाउड है और ये भी क्लाउड है, बहुत सारे बादल बन जाते हैं और ये ऐसे फंस जाते हैं कि इन्हें निकलने के लिए जगह नहीं है। और ये जब आपस में टकराते हैं तब यहाँ पर एक जोर से आवाजें होने लगती हैं और उसी को बोलते हो आप थंडरिंग। उसी को आप क्या बोलते हो? थंडरिंग। तो भूटान एक कैसी कंट्री हो जाएगी? आप बोलोगे सर थंडरिंग कंट्री है, तड़ित झंझा वाला देश है, यहाँ पर क्लाउड आपस में टकराते हैं और आवाजें करते हैं, थंडरिंग कंट्री वाला देश हो जाएगा। और क्या फैक्ट बन सकता है सर भूटान के बारे में? आप बताओगे सर। भूटान के बारे में नया फैक्ट ये बन सकता है कि भूटान में भी कुछ विवादित क्षेत्र हैं जिसमें भारत और चीन भी इंक्लूड है। कौन कौन से विवादित क्षेत्र हो जाएंगे भूटान के साथ में? तो देखोगे प्यारे साथी, ये नेपाल वाला पार्ट है, ये सिक्किम हो जाएगा हमारा, और ये है हमारा, ये जो पार्ट है भूटान वाला है, ये क्या पार्ट हो जाएगा? भूटान वाला पार्ट हो जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है हमारा, ये देखो कौन सा पार्ट है? भूटान। ये देश क्या है सारी? भूटान। लैंडलॉक कंट्री है, स्थल रुद्ध देश है। यहाँ पर एक घाटी है, हिमालयन क्षेत्र को काटकर एक घाटी बनाई गई है। हिमालयन क्षेत्र के बीच में एक घाटी है और इस घाटी का नाम क्या है? चुंबी घाटी, चुंबी वैली। क्या नाम है सर इसका? चुंबी वैली, चुंबी घाटी, इसका नाम है सर चुंबी घाटी, चुंबी वैली, चुंबी वैली, चुंबी वैली, चुंबी घाटी। चुंबी घाटी का बॉर्डर किस किस के साथ में लगता है? चुंबी घाटी का बॉर्डर यहाँ पे देखोगे, चुंबी घाटी का बॉर्डर, चुंबी घाटी, क्या लिखा सर? चुंबी घाटी। इसका जो बॉर्डर शेयर होगा वो किस किस के साथ में शेयर होगा? 3 देशों के साथ में बॉर्डर शेयर होगा। भूटान देख रहे हो, भारत देख रहे हो, इंडिया, और ऊपर क्या है? चीन। तो किस किस के साथ में बॉर्डर शेयर होगा? आप बताओगे सर भूटान, पहला ही देश कौन सा हो जाएगा? भूटान, भूटान। दूसरा हो जाएगा इंडिया, और तीसरा क्या हो जाएगा सर? चाइना। तीसरा क्या हो जाएगा? चाइना। भूटान, इंडिया और चाइना, इन तीनों के साथ में इसका बॉर्डर शेयर होता है चुंबी घाटी का। चुंबी घाटी के उत्तर में, चुंबी घाटी के उत्तर में नॉर्थ साइड में एक पठार है जिसको आप बोलते हो डोकलाम पठार। क्या बोलते हो? डोकलाम पठार, डोकलाम प्लेट्यू, इसको बोलते हो सर डोकलाम प्लेट्यू, डोकलाम पठार, डोकलाम पठार। कौन सा पठार है सर? डोकलाम पठार। अब ये डोकलाम जो पठार है प्यारे साथी, ये एक विवादित क्षेत्र है। और कितने देशों के बीच में विवादित क्षेत्र हो जाएगा? 3 देशों के बीच में। ये वही तीनों देश हैं, भूटान, इंडिया और चाइना। डोकलाम पठार पर जो अधिकार बताते हैं अपना, कौन कौन बताते हैं सर? भूटान बताता है, इंडिया बताता है और चाइना बताता है। तीनों के बीच में विवादित क्षेत्र है। ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया,
आप बताओगे कितने देशों के साथ में डिस्प्यूटेड एरिया है? 3 देशों के साथ में। कितने देशों के साथ में? 3 देशों के साथ में डिस्प्यूटेड एरिया है। कौन कौन से देश हो जाएंगे? वही सर, भूटान, भूटान, इंडिया और चाइना। भूटान, इंडिया और चाइना, इनके बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है डोकलाम पठार। बात समझ में आ गई? तो ये पढ़ने वाली चीजें थी हमारे साथ में। भूटान से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सारे देख लिए। उसके बाद में हेडिंग डालोगे म्यांमार। क्या हेडिंग डालोगे? म्यांमार। म्यांमार, फटाफट से हेडिंग डाल दो सर, म्यांमार। इसी पर मैं पढ़ा देता हूँ म्यांमार। म्यांमार, हेडिंग डाल दी म्यांमार। देखो सर, म्यांमार, म्यांमार कितने देशों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? आप बताओगे सर। 4 देशों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सा? सॉरी, 4 राज्यों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्यों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स के साथ में इसकी बाउंड्री बनती है। 4 राज्यों के साथ की सीमा, 4 राज्यों के साथ सीमा। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? अब बताओगे सर। 4 राज्यों की सीमा बनाता है। 4 राज्यों के साथ में कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? आपको बढ़िया तरीके से पता है, नाम लिख दोगे। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो जाएगा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कई बार बच्चे जब हम लिखते हैं आई, मैंने लिखा तो आई के स्थान पर ये मैंने ऊपर बिंदी लगाने की कोशिश की, लेकिन इसका सेंसर ज्यादा हाई है तो लंबी लाइन बन जाती है। आई लिखा हुआ है मणिपुर, ऐसे ही यहाँ पे आई लिखने की कोशिश करते हैं तो इसका सेंसर हाई है मिजोरम, आई लंबी होगी, मिजोरम हो गया। तो एडजस्ट करना प्यारे साथी, मैं हिंदी में भी लिखे देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर और मिजोरम, मिजोरम, इनके साथ में बाउंड्री बनाता है, सीमा साझा करता है म्यांमार। कितने राज्यों के साथ में? 4 राज्यों के साथ में। बात समझ में आ गई? अच्छा, म्यांमार के बाद में यहाँ पढ़ने, ये जो कंट्री देख रहे हो आप, ये इस तरीके से, ये है म्यांमार आपका। क्या है? म्यांमार। पुराना नाम क्या हुआ करता था इसका सर? आप बताओगे बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम, ओल्ड नेम क्या हुआ करता था इसका? ओल्ड नेम, इसका ओल्ड नेम क्या हुआ करता था? ओल्ड नेम, ओल्ड नेम बताओगे? ओल्ड नेम हुआ करता था सर इसका बर्मा। बर्मा, पुराना नाम क्या हुआ करता था सर? आप बताओगे बर्मा। क्या हुआ करता था? बर्मा। म्यांमार का यहाँ पे एक पोर्ट है जिसको क्या नाम दिया जाता है? सितवे पोर्ट, सितवे पोर्ट, सितवे पोर्ट। क्या नाम दिया जाता है सर? सितवे पोर्ट, सितवे बंदरगाह, सितवे बंदरगाह है, किसके अधिकार में है? अब बताओगे सर म्यांमार के अधिकार में है। ये म्यांमार के अधिकार में। आ रहा भाई सबकी समझ में? नोट्स बनाते रहिएगा।
केवल मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई नोट्स बनाते रहिएगा प्रॉपर। जितना बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओगे उतना बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी। क्लास रेगुलर आपको मिलती रहेंगी, क्लास में कोई कंजूसी नहीं होगी कि भाई यूट्यूब पे क्लास चल रही है तो क्लास नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास सारी मिलेंगी, सारी क्लास अवेलेबल होंगी। बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए अपनी। और जहां मेरी कमी लगती है सर एक बार कमेंट कीजिएगा प्यारे साथियों। जहां भी कमी लगती है, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो, किसी टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ। तो जिस टॉपिक पर आप बोलेंगे कि भाई ये चीज हमें समझ में नहीं आई, मैं उस चीज को अगले तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ताकि आपके दिमाग में बहुत बढ़िया तरीके से वो चीज सेट हो जाए। म्यांमार के अधिकार में ये पोर्ट है सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट पर म्यांमार का अधिकार है। और यहाँ पर जो राज्य लगता है सर, ये कौन सा राज्य लगता है आप बताओगे? पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। गंगा नदी आती है इधर से, गंगा नदी की एक सहायक नदी है। गंगा नदी की एक सहायक नदी है, यहाँ पर एक सहायक नदी निकल के आती है यहाँ पर। इसको नाम क्या दिया जाता है? हुगली रिवर। क्या नाम दिया जाता है सर? हुगली रिवर। हुगली रिवर। हुगली रिवर किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। सहायक नदी नहीं, सॉरी, किसकी ब्रांच है? कहाँ से निकलती है? गंगा नदी से निकलती है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और इसी हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है आपका कोलकाता। ये कौन सा स्थान है अब बताओगे सर? कोलकाता। कोलकाता कहाँ पर बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है कोलकाता। कोलकाता एक पोर्ट है, बंदरगाह है। और कैसा पोर्ट है? तो आप बताओगे एक रिवर पोर्ट है। ये कैसा पोर्ट है सर? ये एक रिवर पोर्ट है, नदी बंदरगाह है। बंदरगाह तो है, पोर्ट तो है, लेकिन कैसा पोर्ट है? रिवर पोर्ट है, एक नदी बंदरगाह है। नदी बंदरगाह है, नदी बंदरगाह। ऐसा बंदरगाह है जो किसी नदी के किनारे पर बना हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं? नदी बंदरगाह। अगर हमें कोलकाता पोर्ट पर पहुंचना है तो बंगाल की खाड़ी से होते हुए जाएंगे और पहले हुगली नदी में एंट्री करनी पड़ेगी हमें। और हुगली नदी के रास्ते होते हुए हम कहाँ पहुंचेंगे? कोलकाता पोर्ट पर पहुंचेंगे, कोलकाता बंदरगाह पर पहुंचेंगे। ये सितवे बंदरगाह का मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ? सितवे बंदरगाह का मैंने इसलिए जिक्र किया है क्योंकि प्यारे साथी, ये 99 ईयर के लिए और 99 सालों के लिए भारत ने लीज पर लिया है सितवे पोर्ट को। 99 साल के लिए, 99 ईयर्स के लिए लीज पर लिया है इसको, रेंट पर लिया है। किससे? म्यांमार से। क्यों लिया है? ऐसा क्या काम है इसका? क्योंकि भारत चाहता है कि भाई जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, उत्तरी पूर्वी जो भाग है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, ये जो पार्ट है, जो थोड़े पिछड़े हुए इलाके हैं, इनको विकसित किया जाए, डेवलप किया जाए। और इनको डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज्यादा मात्रा में सोर्स चाहिए, साधन चाहिए, ठीक है ना। तो उस सब के लिए, उन सबको कैटेगरी को बढ़िया तरीके से बनाने के लिए और इन कंट्री, ये स्टेट्स को डेवलप करने के लिए यहाँ से इंडियन गवर्नमेंट ने सितवे पोर्ट को 99 ईयर के लिए, 99 सालों के लिए लीज पर लिया है, रेंट पर लिया है। और यहाँ से आप बोलोगे सर ये सितवे पोर्ट को विकसित करने का क्या काम है? क्योंकि सर यहाँ से एक नदी निकलती है, जो नदी, इस नदी का नाम क्या होता है? कालादान नदी। इस नदी का नाम क्या है? कालादान नदी। इस नदी का नाम है सर कालादान नदी, कालादान रिवर। और कालादान रिवर पे पहले सितवे पोर्ट पे कोई भी जहाज पहुंचेगा, माल पहुंचेगा, और सितवे पोर्ट के पे पहुंचने के बाद में कालादान नदी के माध्यम से, कालादान नदी के माध्यम से ये माल हम कहाँ पे पहुंचा सकते हैं? अपने उत्तरी पूर्वी भाग में, मणिपुर में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश तक हम पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के साधन हमारे लिए आसान हो जाएंगे। और इन जो स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, इनको डेवलप करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए इसको लीज पर लेकर यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाता है। और किस प्रोजेक्ट के तहत इसको डेवलप किया जा रहा है? तो आप बताओगे कालादान प्रोजेक्ट के तहत इसको डेवलप किया जा रहा है। कालादान प्रोजेक्ट, ये एक नदी के नाम पर है, कालादान नदी है प्रोजेक्ट। कालादान प्रोजेक्ट के अंतर्गत कालादान, कालादान योजना, परियोजना, कालाधान परियोजना के तहत इसको डेवलप किया जा रहा है। बात समझ में आई? डेवलप, डेवलप। एक बार दोबारा से देखोगे सर, यहाँ की चीजें क्या क्या मैंने बता दिया है। सितवे पोर्ट है, सितवे पोर्ट किसके अधिकार में है? म्यांमार के अधिकार में है।
यहाँ से एक नदी निकलती है सितवे पोर्ट के उत्तर से, कालादान नदी, और कहाँ पर जाती है ये जाती है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक जाती है, ये उत्तर में जाती है, हमारे जो इंडिया है, इंडिया के नॉर्थ पार्ट तक जाती है। तो यहाँ पर इसका फायदा उठाने के लिए, कालादान नदी का फायदा उठाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने सेतवे पोर्ट को लीज पर लिया, ताकि यहाँ से हमारे जहाज निकल सके कालादान नदी के तहत, और ट्रांसपोर्ट हमारा आसान हो जाए, और हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसको डेवलप करना हमारे लिए आसान हो जाए। कोलकाता पोर्ट से माल अगर पहुंचाना है, सेतवे पोर्ट पर माल पहुंचेगा, सेतवे पोर्ट पर माल पहुंचने के बाद में कालादान नदी से हम आसानी तरीके से ले जा सकते हैं। यहाँ जितने भी रिसोर्स हैं, देख लो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पर, वो खनिजों की दृष्टि से बड़ा संपन्न है। इन कंट्रीज को डेवलप करने के लिए अगर इतना घुमा के ट्रांसपोर्ट के जरिए माल पहुंचाया जाएगा तो इस पर बहुत खर्चा हो जाएगा। उसके लिए इन्होंने क्या काम किया, समय भी बचे, कम खर्चा हो जाए, बस उसी चीज को देखते हुए डेवलप कर दिया सेतवे पोर्ट को, और यहाँ से कोलकाता पोर्ट से भी माल जा सकता है, और डायरेक्ट अन्य किसी पोर्ट से भी माल उतर सकता है यहाँ सेतवे पोर्ट पर। तो लीज पर ले लिया और इसको डेवलप किया जा रहा है। किस नदी के नाम पर इसको, इस प्रोजेक्ट का नाम दिया, तो आप बताओगे कालादान नदी के नाम पर इस नदी का नाम दिया कालादान प्रोजेक्ट, कालादान परियोजना। कोलकाता बंदरगाह कैसा बंदरगाह है, आप बताओगे एक नदी बंदरगाह है, और किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जो गंगा नदी की एक शाखा है, और वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अलग हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो ये बात रही थी म्यांमार के बारे में, म्यांमार का पुराना नाम क्या है, और जो भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो हमने पढ़ लिए। चलो आगे बात करते हैं। म्यांमार के बाद में अगला जो कंट्री हमें पढ़ना है बांग्लादेश। अगला कंट्री हम पढ़ेंगे प्यारे साथी बांग्लादेश। बांग्लादेश अगला कंट्री पढ़ेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश, अमर सोनार बांग्ला, यहाँ का राष्ट्रीय गान है अमर सोनार बांग्ला। ठीक है, बांग्लादेश लिखा किसने था भैया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बांग्लादेश का नाम सुनते ही मुझे याद आ गया, यहाँ का राष्ट्रीय गान है अमर ओमार सोनार बांग्ला। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था राष्ट्रीय गान बांग्लादेश का। ठीक है, चलो अलग विषय है, बात करते हैं यहाँ पर केवल ज्योग्राफी की। अभी बांग्लादेश कितने स्टेट लगते हैं सर बांग्लादेश के साथ में, आप बताओगे सर? 5 स्टेट है, 5 स्टेट्स शेयर शेयर बाउंड्री, शेयर बाउंड्री। 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य सीमा साझा करते हैं आप बताओगे सर? 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है सर, आप बताओगे? 5 राज्य, 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं। ठीक है, बांग्लादेश से। और सबसे ज्यादा सीमा जो लगती है भारत की किसके साथ में लगती है? बांग्लादेश के साथ में। मैक्सिमम बाउंड्री, मैक्सिमम बाउंड्री, सबसे ज्यादा सीमा लगती है इसके साथ में, सबसे ज्यादा सीमा। भारत की सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ में लगती है? बांग्लादेश के साथ में। 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। सबसे ज्यादा जो स्थलीय सीमा लगती है भारत की किसके साथ में लगती है? बांग्लादेश के साथ में। कितनी? 4096 किलोमीटर। 5 राज्य सीमा साझा करते हैं भारत के साथ में। कौन कौन से 5 राज्य हो जाएंगे आप बताओगे सर? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, दूसरा मेघालय, तीसरा असम, चौथा त्रिपुरा, त्रिपुरा, और 5वां हो जाएगा सर मिजोरम।
पांचवा हो जाएगा मिजोरम। तो ये 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ में, ध्यान रहेगा। 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा के साथ में एक घटना है कि सर त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, कौन सा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा? त्रिपुरा। तो लिख दोगे पॉइंट बना के, त्रिपुरा बांग्लादेश से, बांग्लादेश से, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा इज कवर्ड फ्रॉम 3 साइड, 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है ना, बाई बांग्लादेश, 3 तरफ से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के जो बीच में बाउंड्री है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्री है, ठीक है ना, त्रिपुरा के साथ में जो बाउंड्री शेयर होती है भारत की, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्री है, जो सीमा है, इसको क्या नाम दिया जाता है? तो आप बताओगे 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री, 0 डिग्री लाइन, इसको नाम दिया जाता है सर 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री रेखा, इसको क्या नाम दिया जाता है सर? 0 डिग्री रेखा के नाम दिया जाता है, 0 डिग्री लाइन कहा जाता है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की बाउंड्री को। अच्छा, और क्या पढ़ने लायक फैक्ट्स हैं सर यहाँ पर बांग्लादेश के साथ में? तो बांग्लादेश के साथ में कुछ हमारे विवादित स्थल हैं, आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्प्यूटेड एरिया क्या है? बांग्लादेश के साथ में जो हमारे डिस्प्यूटेड एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया, बांग्लादेश के साथ में हमारे क्या डिस्प्यूटेड एरियाज हैं? विवादित स्थल क्या है? विवादित स्थल, इसके साथ में हमारे क्या विवादित स्थल है? देखो विवादित स्थल क्या है, यहाँ पर कई विवादित स्थल है, मुख्य रूप से 3 विवादित स्थल आप लिखोगे। कौन कौन से? एक तो न्यू मूर द्वीप हो जाएगा, न्यू मूर आइलैंड, न्यू मूर आइलैंड, न्यू मूर आइलैंड, न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप पर अधिकार जमाता है, म्यांमार बोलता है कि हमारे अधिकार में है, और भारत कहता है कि हमारे अधिकार में है। तो न्यू मूर द्वीप पर विवादित है दोनों का, भारत और बांग्लादेश का, ये एक विवादित स्थल है। दूसरा तीस्ता नदी, तीस्ता नदी विवादित क्षेत्र है, तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर कहाँ से निकलती है सर? ये सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी, और बांग्लादेश में जाकर किससे मिल जाती है? बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है तीस्ता नदी। तो ये भी एक डिस्प्यूटेड एरिया बना हुआ है कि भाई हम इतना इतना जल यूज करेंगे, हम इतना जल यूज करेंगे, तो तीस्ता नदी को लेकर भी विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और तीसरा विवाद क्या हो जाएगा सर? तीसरा विवाद हो जाएगा 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर। अब बोलोगे सर ये क्या बवाल है 3 बीघा कॉरिडोर? तीस्ता नदी समझ में आती है, न्यू मूर द्वीप समझ में आता है कि वे विवादित स्थल है, 3 बीघा कॉरिडोर ये क्या विवादित स्थल है? देखोगे सर 3 बीघा कॉरिडोर क्या है, देखो 3 बीघा कॉरिडोर, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। यह समझते हैं 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर क्या है? 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित स्थल है, भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश का विभाजन हुआ। विभाजन होने के बाद में कुछ क्षेत्र जो मांग में, डिमांड में गए, कुछ क्षेत्र जो डिमांड में गए, ये क्षेत्र है बेराबेरी। इस क्षेत्र का नाम क्या है? बेराबेरी, बेराबेरी क्षेत्र का नाम है सर बेराबेरी।
बेरा बेरी। इस क्षेत्र का नाम है सर बेरा बेरी। कहां पर है ये? बांग्लादेश में। एक ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम क्या है? दाहेग्राम। इस क्षेत्र का नाम है सर दाहेग्राम। इस क्षेत्र का नाम क्या है सर? दाहेग्राम। अब ऐसे क्षेत्र को क्या बोला जाता है? ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है सर एंक्लेव। क्या बोला जाता है? एंक्लेव। क्यों बोला जाएगा एंक्लेव भाई? भारत बांग्लादेश का विभाजन हो गया, बांग्लादेश ने डिमांड कर दी कि भाई दाहेग्राम एंक्लेव हमारा, दाहेग्राम जो क्षेत्र है हमारा होना चाहिए। इसके बदले में इंडिया ने डिमांड कर दी कि भाई अगर दाहेग्राम आप लोगे तो हमें बेराबेरी चाहिए, बेराबेरी वाला क्षेत्र चाहिए। ठीक है ना? तो ऐसा क्षेत्र जो अधिकार में अपने में है लेकिन किसी दूसरे की सीमा में है, किसी दूसरी बाउंड्री में है, ऐसे क्षेत्र को क्या बोला जाता है? एंक्लेव। क्या बोला जाता है सर? एंक्लेव। तो आप कहोगे सर ये एक एंक्लेव है। बिल्कुल एंक्लेव है। कैसा? ये क्या हो जाएगा? एंक्लेव। क्या हो जाएगा? एंक्लेव हो जाएगा। ये डी नहीं है सर, सी एल है, एंक्लेव। ये भी क्या हो जाएगा? एंक्लेव। क्या हो जाएगा? एंक्लेव। और इस एंक्लेव का नाम क्या हो जाएगा? इस एंक्लेव का नाम हो जाएगा सर दाहेग्राम एंक्लेव। क्या नाम हो गया इसका सर? दाहेग्राम एंक्लेव। दाहेग्राम एंक्लेव। इस एंक्लेव का नाम हो गया सर दाहेग्राम एंक्लेव, इसलिए इसको एंक्लेव बोला जाता है। ये क्या हो गया सर? बेराबेरी एंक्लेव। बेराबेरी एंक्लेव। एंक्लेव क्या बोलेंगे सर इसको? बेराबेरी एंक्लेव। बात समझ में आ गई? अच्छा, भारत ने डिमांड कर दी कि जी हमें बेराबेरी चाहिए। बांग्लादेश ने बेराबेरी हैंड ओवर कर दिया किसके? भारत के, कि भाई बेराबेरी हो गया आपका। ठीक है जी, बेराबेरी पर भारत का अधिकार हो गया। बेराबेरी पर किसका अधिकार हो गया? इंडिया का अधिकार हो गया। इंडिया का, भारत का अधिकार हो गया। बेराबेरी पर अधिकार हो गया सर भारत का। लेकिन भारत नहीं देना चाहता था कि भाई हमारा दाहेग्राम एंक्लेव किसके अधिकार में, दाहेग्राम किसके अधिकार में जाए? बांग्लादेश के अधिकार में जाए। इससे बचता रहा, लेकिन बाद में देना पड़ा। और देने के लिए बांग्लादेश ने डिमांड कर दी कि भाई जब हमें आप ये दाहेग्राम एंक्लेव दे रहे हो तो हमें इस पर जाने के लिए रास्ता भी चाहिए। रास्ता दे दिया। और ये जो रास्ता दिया हुआ था सर, ये रास्ता ही क्या कहलाया? 3 बीघा कॉरिडोर कहलाया। क्या कहलाया? 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर। ये रास्ता ही क्या कहलाया? 3 बीघा कॉरिडोर। अब इस रास्ते पर भी अधिकार कौन जमाता है? भैया बांग्लादेश अधिकार जमा लेता है कि भाई ये रास्ता भी हमारा है। अब रास्ता थोड़ी दे देंगे आपको, आने जाने के लिए रास्ता दिया है, बहुत अच्छी बात है, वो हमारी शराफत है, आपको रास्ता दे दिया। तो बांग्लादेश बताता है कि भाई ये अब मेरा है, इंडिया बताता है कि ये तेरा नहीं है, ये हमारा ही है, तुझे आने जाने के लिए रास्ता दिया हुआ है। इसीलिए 3 बीघा कॉरिडोर क्या बना हुआ है? डिस्प्यूटेड एरिया बना हुआ है सर। ये एक डिस्प्यूटेड एरिया बना हुआ है किन दो देशों के बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो 3 विवादित स्थल हैं सर भारत और बांग्लादेश के बीच में। कौन कौन से? आप मैंने बता दिया है तीनों विवादित स्थल के बारे में। कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो न्यूमूर आइलैंड को लेकर हो जाएगा, न्यूमूर द्वीप को लेकर हो जाएगा, और दूसरा ही विवादित स्थल क्या हो जाएगा? तीस्ता नदी। और तीसरा ही विवादित स्थल क्या हो जाएगा? आपके सामने है 3 बीघा कॉरिडोर। बात समझ में आ गई? चलो, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, नेक्स्ट पॉइंट, श्रीलंका। श्रीलंका। श्रीलंका ये हमारा एक पड़ोसी देश है, जलीय सीमा साझा करता है श्रीलंका भारत के साथ में। जलीय सीमा साझा करता है, जलीय सीमा साझा करता है, वाटर बाउंड्री बनाता है भारत के साथ में, वाटर बाउंड्री। अच्छा, ये ग्रीन कलर चमक रहा है आपको बढ़िया तरीके से? हाँ जी, चमक रहा है। वाटर बाउंड्री क्या बनाता है? श्रीलंका भारत के साथ में वाटर बाउंड्री बनाता है। पेन चेंज कर लेते हैं। देखो, वाटर बाउंड्री बनाता है श्रीलंका। श्रीलंका क्या बनाता है? वाटर बाउंड्री इंडिया के साथ। क्या है, थोड़ा सा मैपिंग के माध्यम से भी देखेंगे।
ये है भैया इंडिया। क्या है? इंडिया। इंडिया के बाद में यहाँ पर और ये है आपका श्रीलंका। ये क्या है आपका? श्रीलंका। ये हो जाएगा आपका श्रीलंका। ये जो पॉइंट देख रहे हो सर, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है और यहाँ पर भी वाटर है। और ऐसा जमीन का टुकड़ा जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, तीन तरफ जल से घिरा हुआ होता है, उसको आप क्या बोलते हो? पेनिनसुलर प्रायद्वीप बोलते हो। तो इस प्रायद्वीप का नाम क्या हो जाएगा? आप बताओगे सर? जाफना प्रायद्वीप। इसका नाम क्या हो जाएगा? जाफना प्रायद्वीप। इसका नाम हो जाएगा सर जाफना प्रायद्वीप। जाफना प्रायद्वीप। इसका नाम हो जाएगा जाफना प्रायद्वीप। जाफना आइलैंड। जाफना आइलैंड। क्या नाम हो जाएगा सर इसका? जाफना प्रायद्वीप, जाफना आइलैंड। बात आगे समझ में? ठीक। इसके बाद में देखोगे यहाँ पर एक द्वीप है यहाँ पर, और इस द्वीप को क्या नाम दिया जाता है? इस द्वीप को बोला जाता है सर पंबन द्वीप। क्या बोला जाता है? पंबन द्वीप, पंबन आइलैंड। पंबन आइलैंड। ठीक है, क्या नाम दे दूं मैं इसको? पंबन आइलैंड, पंबन द्वीप, पंबन द्वीप, पंबन आइलैंड। कौन सा द्वीप है सर? ये पंबन आइलैंड है, पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप। पंबन द्वीप को और क्या बोला जाता है? पंबन द्वीप को रामेश्वरम भी बोला जाता है, रामेश्वरम द्वीप। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? और या अन्य नाम क्या हो जाएगा? आप बताओगे? रामेश्वरम आइलैंड भी इसको बोलते हैं। रामेश्वरम आइलैंड, रामेश्वरम द्वीप भी इसको कहेंगे, रामेश्वरम द्वीप। इसको अन्य क्या नाम दिया जाएगा? रामेश्वरम द्वीप भी नाम दिया जाता है। क्यों नाम दिया जाएगा? क्योंकि सर यहीं पर क्या स्थित है? यहीं पर स्थित है आपका पवित्र स्थान रामेश्वरम। ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये है भैया रामेश्वरम। क्या है? रामेश्वरम। रामेश्वरम। रामेश्वरम, ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये है रामेश्वरम। एक पवित्र स्थान है, यहाँ पर भगवान राम जी ने पूजा की थी, इसीलिए पवित्र स्थान माना जाता है। और उसी पवित्र स्थान के नाम पर पंबन द्वीप को भी क्या बोला जाता है? रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आ गई? यहाँ जो संकरा समुद्र है, भारत और श्रीलंका के बीच में जो भी संकरा समुद्र है, ये जो संकरा समुद्र है, इस संकरे समुद्र को क्या नाम दिया जाएगा? इस संकरे समुद्र को नाम दिया जाता है सर पाक स्ट्रेट। क्या नाम दिया जाता है? पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। इसको क्या नाम दिया जाता है? पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच में है? आप बताओगे सर? भारत और श्रीलंका के बीच में है। यहीं से ये जो पॉइंट है, ये दो खाड़ियां हैं, इसको बोला जाता है पाक की खाड़ी। क्या बोला जाता है? पाक की खाड़ी। क्या बोला जाता है? पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये एक खाड़ी है, इसको बोला जाता है मन्नार की खाड़ी। क्या बोला जाता है सर? मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। मन्नार की खाड़ी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाएगा? गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। इसको गल्फ ऑफ मन्नार बोला जाता है, गल्फ ऑफ पाक बोला जाता है, गल्फ ऑफ पाक, पाक की खाड़ी। बात समझ में आ गई? दोनों खाड़ियां किस किस के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है। पंबन द्वीप का जो अंतिम बिंदु है, पंबन द्वीप का जो अंतिम छोर है, उसको क्या बोला जाता है? ये जो छोर है, ये इसको बोला जाता है सर श्री हरिकोटा। क्या बोला जाता है? श्री हरिकोटा। अब अंतिम द्वीप देख रहे हो, यहीं से श्री हरिकोटा से ही स्टार्ट हो जाता है आपका राम सेतु, और कहां तक जाता है? श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक जाता है। श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक जाता है, यहाँ तक जाता है, श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक जाता है।
राम सेतु। ठीक है, राम सेतु के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। राम सेतु, राम सेतु, राम सेतु। ठीक है, राम सेतु कहाँ से स्टार्ट हो जाता है सर? धनुषकोटी से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, धनुषकोटी से स्टार्ट हो जाता है आपका, धनुषकोटी से स्टार्ट हो जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा? तलाई मन्नार द्वीप तक जाता है। तलाई मन्नार द्वीप तक जाता है। धनुषकोटी से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? एंड कहाँ पर होगा इसका? एंड होगा सर तलाई मन्नार द्वीप तक। धनुषकोटी कहाँ पर है आप बताओगे? पंबन द्वीप का जो अंतिम छोर है, पंबन द्वीप का, पंबन द्वीप का अंतिम छोर, अंतिम छोर, लास्ट पॉइंट है पंबन द्वीप का, लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ऑफ पंबन आइलैंड, लास्ट पॉइंट है इसका धनुषकोटी। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और कहाँ तक जाता है? श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक जाता है। बात समझ में आ गई? तलाई मन्नार आइलैंड, इंग्लिश में भी लिख लेंगे तलाई मन्नार आइलैंड, धनुषकोटी, पंबन आइलैंड। ये धनुषकोटी जो होता है पंबन आइलैंड का लास्ट पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और कहाँ तक जाता है? ये श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें हैं सर जो पढ़नी थी आपको श्रीलंका के साथ में। और श्रीलंका का पुराना ही नाम क्या हुआ करता था? पुराना नाम। कई बार पुराना नाम पूछ लिया जाता है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? ओल्ड नेम पूछ लिया जाता है, ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका, ओल्ड नेम। तो अब बताओगे इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? सीलोन, सीलोन। पुराना नाम क्या सर इसका? सीलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या हो जाएगा? सीलोन। कंप्लीट है सर। ये हमने आज पढ़ लिए भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, ये हमने पड़ोसी देश पढ़ लिए भारत के। और नेक्स्ट वीडियो में सर हम जानेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से निकल रही है। दूसरा हम जानेंगे कि भाई जो भारत की मानक समय रेखा है वो कहाँ से बनती है, भारत का मानक समय आगे क्यों है, 0 डिग्री जो रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, सारी चीजें जानेंगे। भारत का मानक समय जो गुजरात वाला हिस्सा है और जो अरुणाचल वाला हिस्सा है, गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का फर्क कैसे आ जाता है, गैप कैसे आ जाता है, बहुत सारी चीजें कर्क रेखा के बारे में। और उसके बाद में जो भी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है उसके बारे में, सभी के बारे में जानेंगे। और कल नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, बाकी सारी जो भी चीजें रह गई है सभी को फिनिश कर देंगे और हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, भारत की स्थिति और विस्तार। ठीक है, लास्ट में मैं प्यारे साथी आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं अगर आपके समझ में आ रही हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपके साथ में, आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रहे हो और आप चाहते हो कि भाई ये क्लासें आपको प्रॉपर मिलती रहे, कोई क्लास मिस ना हो, सारी क्लासें कंटिन्यू मिल जाए, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको नीड है, कुछ कंटेंट हमारा समझ में आ रहा है, उन लोगों को भी समझ में आए, उन लोगों तक पहुँचे, उन लोगों की ज़रूरत पूरी हो। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, उतना हमारा हौसला बढ़ेगा, उतनी ही अच्छे तरीके से हम और बढ़िया तरीके से आपके साथ में मेहनत करेंगे और चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से आपके साथ में पेश करने की कोशिश करेंगे। 2-3 चैप्टर जब हो जाएंगे तो मैं इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ में देखेंगे और आपको पता चलेगा कि भाई जो कंटेंट करवाया जा रहा है क्या वास्तव में ही यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं या नहीं उठते हैं। आप जितना पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर उतना ही आप कवर करते चलिएगा, उतना ही आप नोट्स बना लो तो आपको फर्क नजर आ जाएगा। आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना मेरे साथ में जुड़िए, आप जुड़ोगे, आप नोट्स बनाओगे और अच्छे से तैयारी करोगे तो आप विश्वास मानिए 1 महीने के अंदर आपको फर्क नजर आ जाएगा कि भाई जीएस कैसे पढ़ी जाती है, मैपिंग को कितने अच्छे तरीके से समझना है, जीएस को कितने अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है प्यारे साथियों, नमस्कार, आप सभी का बने रहिए हमारे साथ में।